चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ। इस पर बड़ा जेई मेन के अंदर सवाल वगैरह भी पूछते रहते हैं, और जेई मेन हो चाहे बड़ा ऑफकोर्स IIT एडवांस हो, सबके अंदर बड़ा इसके सवाल पूछते रहते हैं। एंड काफ़ी छोटा सा बट इंपॉर्टेंट सा लॉ है, सुनिएगा। हमने अभी तक ये देखा कि कोई सॉलिड अगर किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है और लिक्विड के रेस्पेक्ट में अगर कोई वेलोसिटी लगता है तो उस पर किस तरह से विस्कस फोर्स लगता है। लेकिन अगर सॉलिड कंप्लीटली अगर किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली डूबा हुआ है, तो उस केस के अंदर किस तरह से हम विस्कस फोर्स लिखते हैं बड़ा वो देखते हैं। तो ये स्टोक्स लॉ इज फॉर सॉलिड्स completely dipped inside liquid। ठीक है ना। स्टोक्स लॉ ये कहेगा कि बेटा जो विस्कस फोर्स है किसी भी सबमर्ज्ड सॉलिड पर, वो हमेशा उस सॉलिड की रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगा। मतलब फ्लूइड के रेस्पेक्ट में उस सॉलिड के पास किस तरफ वेलोसिटी है, किस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी उसके अपोजिट। बड़ा डिप्ड इनसाइड सॉलिड, ये बड़ा इवन गैसेस भी हो सकता है, तो बड़ा मैं इसको फ्लूइड भी लिख देता हूँ, एक ही बात है ना। तो मैं कह दूं कि बड़ा विस्कस फोर्स विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ relative velocity of solid with respect to fluid। फ्लूइड के रेस्पेक्ट में जिस तरफ भी बेटा सॉलिड के पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी, विस्कस फोर्स बेटा हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। ऑफ कोर्स बेटा स्टोक्स लॉ में जो विस्कस फोर्स है, इट इज ए काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ये बड़ा अपने आप में एक रेजिस्टिव फोर्स ऑब्वियसली होगा। इसके अगेंस्ट किया गया कोई वर्क डन बड़ा कंजर्व नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा। इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि इस विस्कस फोर्स ने जितना भी वर्क डन किया होगा ना, वो हमेशा हीट के फॉर्म में सिस्टम में से डिसिपेट हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वर्क डन बाय दिस viscous force will dissipate in form of heat। हीट की फॉर्म में बड़ा सिस्टम में से डिसिपेट हो जाएगा। स्टोक्स लॉ जो है वो बड़ा किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री का सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है तो उस पर फोर्स नहीं निकालता। ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल सॉलिड हो, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल सॉलिड हो उस पर ही फोर्स बताता है। इट इज ओनली फॉर स्फेरिकल सॉलिड। बड़ा स्फेरिकल शेप का जो सॉलिड है उसी पर विस्कस फोर्स निकालने के लिए बड़ा आपका स्टोक्स लॉ है। तो सुनिए बेटा, मान लीजिए बड़ा ये लिक्विड है, ये लिक्विड बड़ा इस तरह से रेस्ट पे है। ये आपके पास बड़ा एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस एक बार के लिए चलिए हम स्मॉल r मान लेते हैं। ये बड़ा आपका फ्लूइड है। इस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो नीटा है, और इस स्फीयर के पास बड़ा वेलोसिटी नीचे की तरफ है। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है और अगर सॉलिड के पास बड़ा अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ऑफ कोर्स बॉल पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ है। बॉल पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ है। इस विस्कस फोर्स का हमें फॉर्मूला बेटा आना चाहिए, और ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली आया है। हालांकि हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर दूं
कि बेटा ये जो फॉर्मूला आया है विस्कस फोर्स का, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, हम लोग ज़रूर बेटा इसको एक अलग तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं बेटा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ बाई और डायमेंशनल एनालिसिस। सुनिए बेटा, ये जो विस्कस फोर्स होगा इट विल बी सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट, आई डोंट नो, और किस पर डिपेंड कर सकता है, और डिपेंड कर सकता है बेटा ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, रेडियस पर, और ऑफ कोर्स बेटा हमारी इस स्फीयर की वेलोसिटी पर। लेकिन कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होगा, ये हमें नहीं पता। तो मैंने काम कर दिया, नीटा पर पावर ए लगा दिया, रेडियस पर पावर बी लगा दिया, और वेलोसिटी पर पावर सी लगा दिया। मुझे ये ए बी सी पावर निकालने, ए बी सी अगर पावर पता लग गया तो ऑफकोर्स बेटा मेरे पास फोर्स का कोई फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स है उसके डायमेंशन हम लोग जानते हैं, दैट इज एम एल टी माइनस टू। कि बेटा कोई ना कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखा रखी है, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर ए, और रेडियस तो बेटा लेंथ है तो उसकी पावर बी। वेलोसिटी बेटा हम जानते हैं कि दैट इज एल टी माइनस वन, उसकी पावर सी। देखना बेटा एम की पावर क्या बन गई है ए, एल की पावर बन गई है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी की पावर आ गई है माइनस ए माइनस सी। दोनों तरफ पावर्स कंपेयर करने, अभी कर लेते हैं। एम की पावर यहां पर ए है, यहां पर वन है, तो ए की वैल्यू तो आ गई है वन। टी की पावर यहां पर माइनस टू है, यहां पर माइनस ए माइनस सी है, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि माइनस ए माइनस सी इज माइनस टू। ए को यहां पर रख दिया तो सी की वैल्यू आ गई है वन। अब ए और सी पता है, बी पता करना है, अभी पता करते हैं। एल की पावर यहां पर है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर एल की पावर है वन। ए और सी बेटा दोनों ही वन है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास वन। तो ए भी वन आ गया, बी भी वन आ गया, और आर और बड़ा सी भी आपका वन आ गया। तो कुल मिलाकर मेरे पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? विस्कस फोर्स इज सम कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, नीटा की पावर ए बेटा वन, रेडियस की पावर वन, और बेटा वेलोसिटी की पावर वन। ये बेटा हमारे पास आ गया। ये एक्चुअली बेटा ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था, हमने तो जुगाड़ से निकाला है कि डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया और जुगाड़ से निकाला है। इस के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जो आती है बेटा दैट इज 6 पाई, तो बेटा आगे नीटा आर वी। आप कह सकते हो कि विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्फीयर का रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्फीयर की वेलोसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कुल मिलाकर बेटा मेरे पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ गया जो मुझे याद रखना है। कुछ भी हो जाए, स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मूला मुझे याद रखना है, दैट इज 6 पाई नीटा आर वी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस force. We have to remember. We have to remember that कि viscous force is directly proportional to radius of the sphere. Viscous force is directly proportional to speed of the sphere. Sphere के पास जितनी ज़्यादा स्पीड होगी viscous force या फिर ये resistive force उतना ही ज़्यादा होगा. Viscous force is directly proportional to, of course, coefficient of viscosity. Liquid जितना ज़्यादा viscous होगा, viscous force उतना ही ज़्यादा लगेगा. And this is the formula and it is known as, also known as your Stokes law. ये जो फॉर्मूला है बड़ा इसी को एक तरह से हम अपना स्टोक्स लॉ भी कह रहे हैं। आई रियली होप बड़ा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, सुनना बेटा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास इस तरह से कोई वाटर है, वाटर जो है उसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ v। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ v।
पानी की वेलोसिटी है नीचे की तरफ भी और बड़ा स्फीयर की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ भी। पानी का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है नीटा। तो अब इस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा बेटा? विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में मैं एक हल्का सा चेंज कर रहा हूँ एंड दैट इज 6 पाई नीटा आर वी रिलेटिव। बड़े वी रिलेटिव शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि विस्कस फोर्स तो हमेशा किसको अपोज करता है? रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। यहाँ पर अगर लिक्विड की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ भी होती और इस स्फीयर की वेलोसिटी भी अगर ऊपर की तरफ भी होती तो कोई विस्कस फोर्स लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि लिक्विड के रेस्पेक्ट में आपका स्फीयर तो रेस्ट पे रहता। तो फॉर्मूले के अंदर जो वेलोसिटी यूज करते हैं बेटा, दैट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड या विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड। तो बड़ा जरा गौर करना, फ्लूइड के रेस्पेक्ट में अगर स्फीयर की वेलोसिटी निकालनी है तो फ्लूइड की वेलोसिटी को, आई होप आपको याद होगा, उल्टा करके जोड़ दो। तो फ्लूइड के रेस्पेक्ट में इस स्फीयर के पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी और कितनी आएगी? 2v। फ्लूइड के रेस्पेक्ट में अगर स्फीयर के पास रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर है तो ऑफ कोर्स बड़ा इस पर विस्कस फोर्स नीचे है, और उस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आएगी बड़ा दैट विल बी 6 पाई नीटा आर वी रिलेटिव। बड़ा वी रिलेटिव इज नॉट वी, बड़ा वी रिलेटिव इज बेसिकली 2। हालांकि इस बात पे या इस कॉन्सेप्ट कभी आईआईटी ने सवाल पूछा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता तो होना चाहिए, हो सकता है बड़ा कभी ना कभी हमसे पूछ ले। तो जो वेलोसिटी हम लेते हैं बेटा वो रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। हालांकि अक्सर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 99% सवालों के अंदर आपका जो फ्लूइड होता है वो रेस्ट पे होता है। तो जो स्फीयर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वही वेलोसिटी स्फीयर की फ्लूइड के रेस्पेक्ट में होती है। तो कभी इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल इन एयर। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ये हम बड़ा आराम समझ जाएंगे। पहले बेटा एक बात सुनना, जो एयर है बेटा उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है बेटा, लगभग 1.2 या 1.3 kg पर मीट्रिक क्यूब होती है। एंड दिस डेंसिटी इज वेरी स्मॉल। आप कोई सी बेटा अगर बॉल लोगे, लेदर की बनी होगी, आयरन की बनी होगी, कॉपर की बनी होगी बेटा, मान लीजिए किसी भी मेटल की बनी होगी, तो उसकी डेंसिटी अक्सर इस डेंसिटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम एयर की जो डेंसिटी है बेटा उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हम अक्सर बेटा उसकी डेंसिटी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब सुनना बेटा, हमारे पास ये एक बॉल है r रेडियस की, इसकी डेंसिटी बेटा रो है, और बॉल का जो मास है वो बेटा m है। ऑफ कोर्स m इज रो टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब। मैंने बॉल को बेटा यहां से t = 0 पर रिलीज किया। अच्छी बात है बेटा, t = 0 पर रिलीज किया तो ऑफ कोर्स रिलीज करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अच्छा एक बात और, आस पड़ोस में ऑफ कोर्स एयर है। जो एयर है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है बेटा वो नीटा है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। बेटा एयर की कोफिशिएंट विस्कोसिटी नीटा है। ठीक, एयर जो है वो इस बॉल पर कोई खास बड़ा बुयेंसी फोर्स लगाएगी नहीं। क्यों नहीं लगाएगी? एयर की बेटा डेंसिटी बहुत कम है, अदरवाइज एयर इस पर बुयेंसी फोर्स लगाती है सिग्मा मतलब एयर की डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन एयर की डेंसिटी है इतनी कम कि बेटा बुयेंसी फोर्स तो नेग्लिजिबल आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एयर की डेंसिटी इतनी स्मॉल है कि बुयेंसी फोर्स जो होगा बेटा इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0। अब देखना, बिल्कुल शुरुआत में t = 0 पर, t = 0 पर हम इतना समझ गए कि हमारी जो बॉल है बेटा उसे रिलीज किया गया है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियस बात है कि विस्कस फोर्स 0 है। विस्कस फोर्स 0 है तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ mg है।
और अगर नीचे की तरफ नेट फोर्स mg है तो ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे इस बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा ऑफ कोर्स बॉल के पास अब वेलोसिटी भी आना स्टार्ट होगी। थोड़े टाइम बाद ही जब ये बॉल बड़ा चलते चलते यहां पहुंच जाएगी किसी टाइम t पर, उस टाइम क्या होगा, लेट्स से बड़ा उस टाइम इस बॉल के पास वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ भी। अब कौन से फोर्सेस होंगे, नीचे की तरफ बड़ा ऑफ कोर्स mg होगा, बॉयंसी फोर्स तो नेग्लिजिबल है। एयर के रेस्पेक्ट में स्फीयर के पास वेलोसिटी है नीचे तो ऑफ कोर्स बड़ा विस्कस फोर्स है ऊपर, और विस्कस फोर्स की वैल्यू है 6 पाई नीटा आरवी, है क्या नहीं, 6 पाई नीटा आरवी। हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी शुरुआत में तो भाई किस कारण से आई थी, उस नीचे वाले फोर्स की वजह से आई थी, नीचे वाले एक्सेलरेशन की वजह से आई थी। शुरुआत में बड़ा ये वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो विस्कस फोर्स कम है, विस्कस फोर्स कम है तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स अभी भी नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन ऑब्वियस बात है कि ये लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगी, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स भी तो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स लगातार बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब mg और ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, एक्सेलरेशन है नीचे तो ऑफ कोर्स बड़ा वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका विस्कस फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ा आपका नेट फोर्स घटेगा। सर क्यों घटेगा भाई, नेट फोर्स तो बड़ा mg माइनस एफ वी है, नीचे की तरफ शुरुआत में सिर्फ mg लग रहा था, अब एफ भी उसको अपोज कर रहा है, टाइम के साथ बड़ा विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स था, नीचे की तरफ जो नेट फोर्स था mg माइनस एफ वी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नेट फोर्स लगातार घटेगा, जैसे जैसे नेट फोर्स घटेगा ऑब्वियस बात है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी घटेगा। भले ही एक्सेलरेशन घटे लेकिन जब तक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ऐसे अगर टाइम चलता गया तो काफी टाइम बाद, मतलब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर ऐसा होगा हाँ बेटा, काफी टाइम बाद, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर, जिसे मैं चाहूं तो स्टेडी स्टेट भी कह सकता हूं। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर क्या होगा कि ये ऊपर लगने वाला जो फोर्स है कभी ना कभी mg को बैलेंस कर लेगा, और काफ़ी टाइम बाद जैसे ही बड़ा ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद ऑफ कोर्स नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, नेट फोर्स हो जाएगा 0 तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 तो इस बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ लगातार यहां से तक बढ़ी रही थी तो ऑब्वियस बात है कि ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो जाएगी और साथ ही साथ बड़ा ये वाली वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट भी हो जाएगी। नाउ द बॉल विल मूव डाउनवर्ड्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऊपर की तरफ जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी 6 पाई नीटा आर वी मैक्स, और इस टाइम पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 आ रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो गई है और मैक्सिमम भी हो गई है। और आप तो कहोगे सर 6 पाई नीटा आर वी की जो वैल्यू है वो mg के बराबर हो गई, वी नहीं बेटा वी मैक्स, और यहाँ से मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास बड़े इत्मीनान से आ गई है। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, mg अपॉन 6 पाई नीटा आर, एंड दिस इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा यही है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, ये बेटा हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी और ये बेटा यही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप ये करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगले पेज पे इसको हल्का सा और डिस्कस करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करी है, तो मैं एक रफ सा एक आइडिया दे सकता हूँ। हालांकि मैं किसी भी टाइम पर एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकता हूँ बेटा, मैथमेटिक्स ये सब काम कर सकते हो। t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और फिर लगातार वेलोसिटी बढ़ती है और काफ़ी टाइम होने के बाद वेलोसिटी बेटा आपकी कांस्टेंट हो जाती है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज योर
terminal velocity whose value is mg upon 6 pi neta r. This is your terminal velocity and this is. अच्छा भैया एक बात और, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। आप जानते हो कि शुरुआत में एक्सेलरेशन ज़्यादा था तो ऑफ कोर्स स्लोप ज़्यादा है, समय बीतता गया एक्सेलरेशन लगातार घटता गया तो स्लोप लगातार घटता गया। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी आ गई बेटा स्लोप हो गया जीरो तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। ऑफ कोर्स हो ही गया जब mg और ऊपर की तरफ 6 पाई नीटा r भी दोनों बैलेंस कर रहे थे। यही नहीं बेटा, हम तो ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल t इज इक्वल्स टू जीरो पर अगर किसी बच्चे ने अगर टेंजेंट खींच दिया यहाँ पर और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि tan थीटा इज g, और उसके बाद तो बेटा ऑफ कोर्स लगातार घट ही रहा है। आई होप बेटा वाली बात तो समझ गए होंगे। यही नहीं बच्चों, हम तो किसी भी टाइम पर भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत टफ काम नहीं है। जैसे किसी भी टाइम t पर याद करो कि आपकी बॉल पर बेटा कौन से फोर्स थे। मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही फोर्स थे, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ 6 पाई नीटा rv। एयर ने बेटा कोई बॉयंसी फोर्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एयर बेटा पहले से खुद भी तो बहुत कम डेंस है ना, इसलिए उसका कोई विस्कस फोर्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, बेटा मैंने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मान लिया है। नीचे की तरफ फोर्स की वैल्यू आ गई है mg माइनस 6 पाई नीटा rv। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स बड़ा क्या dv बाई dt। आगे तो बड़ा गणित है, मैथमेटिक्स है जो हमें आती। dt को ऊपर ले आओ, m तो बेटा ऐसे dv अपॉन जब टाइम जीरो था तो बेटा आपके इस स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, किसी भी टाइम t पर बड़ा वेलोसिटी v होगी। आसान सा इंटीग्रेशन है, अभी करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में dt का इंटीग्रेशन तो t आएगा, लिमिट लगाना जीरो से लेके t तक। राइट हैंड साइड में m तो ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस 6 पाई नीटा r लॉग ऑफ, बड़ा मैं लिमिट लगाने के 6 पाई नीटा r v की बड़ा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके v तक, माइनस 6 पाई नीटा r t अपॉन m इज लॉग ऑफ, बड़ा v को भी रखना तो mg माइनस 6 पाई नीटा r, बड़ा v को जीरो रखना mg। मेरे पास आ गया बेटा 1 माइनस 6 पाई नीटा rv अपॉन mg इज e रेज टू पावर माइनस ले बेटा इससे बड़ा हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, बड़ा क्या आ गई है, दैट इज mg अपॉन 6 पाई नीटा r इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ये लो बेटा। ये किसी भी टाइम पर बेटा आपके पास वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का जो कर्व है बेटा इट विल बी दिस, ये बड़ा ग्राफ है। आप रखना चाहो बेटा इसमें टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी रख के देख लो। जैसे बेटा आप इसमें टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा टाइम रख दोगे तो ऑफ कोर्स बेटा ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो बन जाएगा, 1 माइनस जीरो 1 बच जाएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी mg अपॉन 6 पाई नीटा r, mg अपॉन 6 पाई नीटा r एंड दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज योर टर्मिनल वेलोसिटी mg अपॉन 6 पाई नीटा r। ये बेटा आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज योर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे चलो बेटा।
नेक्स्ट, अब यही टर्मिनल वेलोसिटी हम तब निकालते हैं जब बॉल को हम रिलीज करें किसी लिक्विड के अंदर। सर क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा बॉयंसी फोर्स भी लगेगा। एयर की डेंसिटी तो इतनी कम थी कि बड़ा बॉयंसी फोर्स बहुत कम लग रहा था, तो मैंने नेगलेक्ट ही कर लिया। फ्लूइड के अंदर बड़ा ऑफ कोर्स है ना बॉयंसी फोर्स भी तो लगेगा। ठीक है, तो सुनिए बेटा, हेडिंग लिखिए, terminal velocity of ball in liquid लिखता हूं। सॉरी बच्चों, हमारे पास बड़ा ऐसे है ना बहुत अच्छी खासी हाइट का या डेप्थ का, जो बोलना छोड़ा बोल सकते हैं, लिक्विड है। ऐसे बड़ा खूब अच्छी खासी हाइट है इसकी। इस लिक्विड की डेंसिटी बड़ा सिग्मा है। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, इसके अंदर बड़ा मैंने एक सॉलिड को रिलीज कर दिया, एक सॉलिड बॉल को रिलीज कर दिया जिसकी डेंसिटी r है, सो बेटा जिसका रेडियस r है, डेंसिटी रो है। इस लिक्विड का बड़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका नीटा है, और मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर इसको रिलीज कर दिया। रिलीज कर दोगे, मैं ऐसा मान रहा हूं कि बेटा जो रो है ना वो सिग्मा से बड़ा है। रो अगर सिग्मा से बड़ा है तो mg बड़ा होगा, बॉयंसी छोटा होगा, तो ये नीचे आएगा। अगर सिग्मा बड़ा होता तो ये ऊपर जा रहा होता, तब भी बेटा मोर और लेस कैलकुलेशन वही रहती, अलग से करने की जरूरत नहीं। ये t इक्वल टू 0 पर रिलीज किया, किसी भी टाइम t पर क्या हुआ कि ये बॉल चलते 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 बेटा मान लीजिए यहां पर आ गई। बेटा किसी भी टाइम पर बॉल चलते चलते अगर यहां पर आ गई तो कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले नीचे की तरफ mg इज रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू g। इस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ ना कुछ है नीचे की तरफ भी। ऊपर की तरफ बड़ा एक बॉयंसी फोर्स भी लगेगा, जो हमने एयर वाले केस में नहीं लिखा, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू बड़ा ये वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑब्वियसली 4/3 पाई r क्यूब इंटू g। फ्लूइड के रेस्पेक्ट में स्फीयर के पास वेलोसिटी है नीचे, तो ऑफ कोर्स बड़ा विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर, विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर, जिसकी वैल्यू होगी बड़ा क्या वैल्यू होगी 6 पाई नीटा आर वी। अब सुनना बेटा, शुरुआत में सिर्फ ये दो फोर्स थे, ये बड़ा था ये छोटा था, तो नेट फोर्स आ गया नीचे, एक्सेलरेशन आ गया नीचे। जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया नीचे, इस बॉल के पास बड़ा वेलोसिटी आ गई, और वो भी ऐसी वेलोसिटी जो लगातार बढ़ रही है क्योंकि नेट फोर्स तो नीचे है। लेकिन जैसे से वेलोसिटी आई बेटा वैसे ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स और लग गया, और वो विस्कस फोर्स तो उतना ही ज़्यादा है जितनी ज़्यादा ये वेलोसिटी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। जैसे ही नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, वैसे ही नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो हो जाएगा और स्फीयर के पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर ये स्फीयर जो है वो उस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से लगातार मूव करता रहेगा एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज योर टर्मिनल वेलोसिटी। तो बड़ा बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि उस बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है दैट इज mg माइनस बॉयंसी। ठीक है बेटा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा बेटा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, और जो नेट फोर्स है बेटा नीचे की तरफ दैट इज mg माइनस बॉयंसी फोर्स माइनस विस्कस फोर्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, mg नीचे बॉयंसी ऊपर विस्कस फोर्स ऊपर। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा,
जैसे जैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा ऑफ कोर्स बढ़ा, ये वैसे वैसे आपका नेट फोर्स लगातार घटेगा। ऐसे ही नेट फोर्स लगातार घटता गया घटता गया घटता गया, तो काफ़ी टाइम बाद बड़ा काफ़ी टाइम बाद को हम टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी लिख सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद आपकी जो बड़ा वेलोसिटी है वो हो जाएगी कांस्टेंट। सर कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप पर लगने वाला जो नेट फोर्स था बड़ा वो हो जाएगा जीरो। नेट फोर्स जीरो तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। लेकिन शुरुआत से लेकर इस इंस्टेंट तक तो लगातार स्पीड बढ़ी है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो स्पीड है ये कांस्टेंट तो होगी होगी, साथ ही साथ बेटा ये वाला जो स्पीड होगी ये मैक्सिमम भी होगी। ठीक है बेटा। सर कैसे निकालो? बड़े आराम से निकल जाएगा। नेट फोर्स जीरो करना है तो नीचे की तरफ mg शुड बी इक्वल टू ऊपर की तरफ बॉयंसी प्लस ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। नीचे की तरफ mg रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। बॉयंसी फोर्स सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। विस्कस फोर्स that is equals to 6 pi neta r। ठीक है बेटा, पाई से पाई काट दिया बेटा अपन ने, एक टू अच्छा ठीक है बेटा। क्या आ गया बेटा? 2/9 रो माइनस सिग्मा, बड़ा एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू जी, नीटा आ जाएगा नीचे। दिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज, मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। ये बेटा आपकी वेलोसिटी। फॉर्मूला चाहो तो बड़ा याद भी कर सकते हो, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है काफ़ी ऐसा लॉजिकल सा ही है, ना भी याद रखो और बड़ा खुद ही सोच लो तो भी कोई बहुत बड़ा टाइम लगता नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है? नेट फोर्स को सिर्फ और सिर्फ जीरो पे करना है। अच्छा बेटा एक बात और, अगर मान लो कि इस स्फीयर की डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी से अगर कम होती तो ये स्फीयर ऊपर जाता, फिर विस्कस फोर्स नीचे लगता। उस केस में आप बोलते कि mg प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स। तब भी मोर और लेस यही फॉर्मूला आता, बस यहाँ पर रो माइनस सिग्मा लिखा हुआ है तो बेटा वहाँ पर सिग्मा माइनस रो आ जाता। ठीक है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, अलग से कोई निकालने की खास जरूरत मुझे लगी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना फॉर्मूला, याद रखो थोड़ा अच्छी बात है। दैट इज 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। आगे चलिए बेटा अगले पेज पे चलते हैं। ये वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी बड़ा मैं दिखाया था। ये वेलोसिटी और ये टाइम, आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया तो है ही कि शुरुआत में बॉल की वेलोसिटी जीरो थी, पहले बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बड़ा, फिर कभी ना कभी जाएगी कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट होकर मैक्सिमम हो जाएगी। जो मैक्सिमम होती है बड़ा दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, चलिए बेटा मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, सॉरी वर्क डन नहीं बल्कि बेटा हम कोई मुझसे पूछे पावर ऑफ विस्कस फोर्स क्या होगा, बड़ा IIT एडवांस का सवाल है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि पावर ऑफ विस्कस फोर्स क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि बेटा ऑफ कोर्स पावर तो बेटा विस्कस फोर्स का नेगेटिव ही होगा, क्योंकि स्फीयर जो है उसके पास अगर वेलोसिटी नीचे है तो विस्कस फोर्स बेटा ऑफ कोर्स ऊपर है, और पावर का बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं दैट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज माइनस विस्कस फोर्स इंटू वेलोसिटी। विस्कस फोर्स बड़ा मैं लिखना आता है दैट इज 6 पाई नीटा आर वी, वी और वी कितना हो गया वी स्क्वायर। तो दिस इज द पावर। ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि
इस दर से, इस रेट से सिस्टम में से एनर्जी लगातार डिसिपेट हो रही है। और किस फॉर्म में डिसिपेट हो रही है? हीट की फॉर्म में, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो नॉन कंजर्वेबल फॉर्म के अंदर ये लगातार एनर्जी सिस्टम में से डिसिपेट हो रही है। अच्छा, हम ये भी समझ गए कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे बड़ा स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो पावर है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ेगा। बड़ा मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए, तो नेगेटिव हटा के फिर बोल दिया। बड़ा जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे पावर भी लगातार बढ़ेगा। बहुत 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 टाइम बीत जाएगा, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। उस टाइम पर मैं जानता हूँ कि बड़ा पावर की वैल्यू स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि जो पावर है ना उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और कोई मुझसे उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू पूछ ले तो मैं बड़े आराम से कहूँगा दैट इज -6 पाई नीटा आर वी स्क्वायर। बड़ा वी कितना था? 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा का स्क्वायर। एक बार चेक करना, ये था ना 2/9 रो माइनस सिग्मा। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, ये बड़ा आपका पावर आ गया। आईआईटी एडवांस का सवाल ये था कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की कितनी पावर होगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा उस टाइम पर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्फीयर की रेडियस की कितने पावर होगा। चेक कर लो बेटा, पावर 1 तो यहां पर है, 2 यहां पे, उसका स्क्वायर। तो बेटा मेरे ख्याल से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 5। समझते बेटा, 1 पावर तो यहाँ है और 2 का स्क्वायर 4 पावर यहाँ है। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। ठीक है, तो ये सवाल था आईआईटी एडवांस का। शायद न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल था, मुझे एग्जैक्टली बड़ा याद तो नहीं है ना, यही कोई 2-3 साल पुराना सवाल होगा। ये एग्जैक्टली बड़ा आपका सवाल था। समझ गए बेटा इस बात को? आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम होता है। चलिए बेटा आगे चलते। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हेगन-पॉइज़लेस इक्वेशन। वैसे एसच तो ये इक्वेशन कोर्स में नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन तो कोर्स में नहीं है, लेकिन ये वाली इक्वेशन में निकाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेटा मैं चाहता था कि हम कोई डायमेंशन पर कोई सवाल करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वाला मैं सारे आपको बात बता रहा हूँ। ठीक, सुनिए बेटा, हेगन-पॉइज़लेस इक्वेशन क्या करती है सुनना। आपके पास बेटा मान लीजिए कि इस तरह से कोई आर रेडियस का सिलेंड्रिकल ट्यूब है, फिक्स्ड ट्यूब है ऐसा। इसका रेडियस बेटा आपके पास आर है, इस ट्यूब की लेंथ एल है, यहां पर प्रेशर है बेटा लेट से बेटा P प्लस डेल्टा P, यहां पर प्रेशर है P, फ्लूइड जा रहा है ऐसे। ठीक है, फ्लूइड जा रहा है ऐसे। अब होगा क्या कि हम जानते हैं कि जो फ्लूइड बिल्कुल सरफेस के टच में है उसकी वेलोसिटी तो बहुत कम होगी, क्योंकि ये हमारा आइडियल फ्लूइड नहीं है, ये हमारा विस्कस फ्लूइड है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है। तो जो बिल्कुल सरफेस के नजदीक होगा उसकी स्पीड तो जीरो होगी, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी और ज़्यादा होगी, बीचों बीच वो एक्सेस वाले पॉइंट्स के पास स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसके पास थोड़ी कम होगी, इसके पास थोड़ी कम। हर पार्टिकल के पास स्पीड बराबर नहीं होगी। सर जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे थे तब तो सर आपने सबकी स्पीड बराबर मानी थी, बड़ा वहाँ पर तो हमारा अजम्पशन था ना कि हमारा जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है। हमारा तो अजम्पशन था कि जो लिक्विड है वो हमारा नॉन विस्कस है। इस बार बड़ा आपका लिक्विड नॉन विस्कस नहीं है, और नॉन विस्कस नहीं है, विस्कस लिक्विड है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है इसकी स्पीड कम, इसकी स्पीड कम, जैसे जैसे सेंटर की तरफ बड़ा स्पीड तो ज़्यादा है। तो इस केस में कोई मुझसे अगर वॉल्यूम फ्लो रेट पूछ ले तो सीधा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ा हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर है भी नहीं। बड़ा मुझे ना इस केस में वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है।
बड़ा मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, मतलब कितना वॉल्यूम पार कर रहा है पर यूनिट टाइम, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी, बिकॉज हर पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है ही नहीं। हाँ, तो सर कैसे निकालोगे? बड़ा मैं इसको निकालूंगा डायमेंशनल एनालिसिस से, और वही तो मेन पर्पस है मेरा सिखाने, क्योंकि वो तो जेई मेन के और जेई एडवांस के दोनों ही कोर्स में है, तो वो वाली चीज़ सिखाने के लिए सारा काम कर रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है बड़ा, ये डिपेंड कर रहा है किस किस पे? सुनना, ये डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ ट्यूब पे, ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट पे, सर प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ। चेंज इन प्रेशर है बड़ा डेल्टा पी और चेंज इन लेंथ है एल। बड़ा प्रेशर कितना चेंज है, यहां से आता है डेल्टा पी, यहां पर प्रेशर अलग है, यहां पर प्रेशर अलग है, चेंज इन प्रेशर है डेल्टा पी, और ये प्रेशर चेंज होने में कितनी लेंथ लगी है एल, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा वॉल्यूम फ्लो रेट इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, ये हमें गिवन है, तो मैं कहूंगा कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन नहीं है, इनटू नीटा की पावर ए, रेडियस की पावर बी, और बड़ा ये जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है डेल्टा पी अपॉन एल, इसकी पावर सी। चलो बेटा दोनों तरफ डायमेंशन लिखते हैं। इधर है वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम का तो हो गया है एल क्यूब अपॉन टाइम, तो टी की पावर -1, एम की पावर 0 भी लिख सकता हूं। के जो है वो तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज एम एल -1 टी -1, इसकी पावर है ए, और रेडियस बड़ा ऑफ कोर्स लेंथ है, तो लेंथ की पावर बी, डेल्टा पी अपॉन एल मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ। बड़ा प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, तो उसकी डायमेंशन तो होगी एम एल -1 टी -2। नहीं, फोर्स क्या होता है एम एल टी -2, उसको बड़ा एरिया से डिवाइड किया एल स्क्वायर से, तो एम एल -1 टी -2, ये किसकी डायमेंशन होगी? प्रेशर की। अब उसको तुमने एक बार लेंथ से और डिवाइड कर दिया, तो उसकी डायमेंशन ऑफ कोर्स हो गई है एम एल -2 टी -2 की पावर से। दोनों तरफ बड़ा पावर्स कंपेयर करो, m की पावर a प्लस सी, l की पावर -a प्लस b -2c, t की पावर -a -2c। चल बेटा m की पावर कंपेयर की मैंने, तो a प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, सॉरी a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन। t की पावर कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आ गया a प्लस 2c इज 1, a प्लस 2c में बड़ा मैंने इसको माइनस किया तो c की वैल्यू आ गई 1, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन माइनस किया तो c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई है 1, तो बड़ा a की वैल्यू आ गई है -1। अब b की बड़ा पावर देखो, b की पावर है -a प्लस b -2c शुड बी इक्वल टू 3। a की वैल्यू कितनी है -1, ये तो 1 हो गया, b मुझे निकालना है -2c, तो -2 इज इक्वल्स टू 3, बड़ा b की वैल्यू आ गई 4। और हमारे पास कुल मिलाकर वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला बन गया बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख बेटा dv अपॉन dt, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू नीटा की पावर तो a, बेटा नीटा कहाँ गया, a कितना आया था -1, तो नीटा की पावर तो -1,
रेडियस की पावर b, बेटा रेडियस की पावर तो आ गई है 4, और डेल्टा p अपॉन एल की पावर आ गई है c, जिसकी वैल्यू आ गई है 1। और कुल मिलाकर मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल्स टू k डेल्टा p r रेज टू पावर 4 अपॉन l इंटू नीटा। दिस इज नोन एज योर हेगन-पोइसलेस इक्वेशन। इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम निकाल सकते हैं, बट इसकी वैल्यू π/8 आएगी, एंड द फाइनल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी पाई डेल्टा p r रेज टू पावर 4 अपॉन 8, बड़ा k की वैल्यू आएगी π/8 इंटू l टाइम्स नीटा। दिस इज योर वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना वॉल्यूम क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम। दिस इज योर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बेटा यार हेगन-पोइसलेस इक्वेशन, या बेटा सिर्फ और सिर्फ पोइसलेस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हमने इतना सारा काम किया बेटा, ठीक है। हालांकि इस वाले इक्वेशन का ऐसा ये नहीं करा कि इस इक्वेशन पे कोई सवाल आ सकता है, बट हमें ये चीज़ आनी चाहिए, हमें ये वाली चीज़ आनी चाहिए कि डायमेंशनली कैसे करते हैं, डायमेंशनली किस तरह से फॉर्मूला निकालते हैं, और डायमेंशनली इस तरह से जो फॉर्मूला निकालना है इट इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पर हर साल एक आधा सवाल बेटा आ जाता है। मेरे ख्याल 3-1 साल पहले तो एग्जैक्टली बेटा एक IIT एडवांस में भी सवाल पूछ रखा था, और मोर और लेस जैसा सवाल अपन ने किया है इतना ही हार्ड था, मतलब इतना हार्ड या इतना ईजी था ऐसे मान लो, है ना। जितना अपन ने कर रखा था मोर और लेस इतना ही हार्ड या इतना ही ईजी सवाल उसके अंदर भी पूछ रखा था। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस बताने के लिए बेटा मैंने पोइसलेस इक्वेशन बताई है, साथ ही साथ बेटा इसी बहाने हमने पोइसलेस इक्वेशन भी देख ली और हमने डायमेंशनल एनालिसिस भी सीख लिया। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज critical velocity and Reynolds number. Here is Jagveer sir. Next is critical velocity and Reynolds number. सुनो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई इस तरह से d डायमीटर की कोई ट्यूब है इस तरह से, जिसका डायमीटर जो है वो d है। इसमें से अगर लिक्विड v वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो उस केस में उसका जो मोशन होगा वो काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइंड होगा। किस तरह? काफ़ी हद तक स्टेडी फ्लो होगा, और स्टेडी फ्लो होगा और स्ट्रीम लाइन्स के अलोंग मोशन होगा। मतलब जो भी बड़ा आपके स्ट्रीम लाइन्स हैं उनके अलोंग पार्टिकल्स मूव करेंगे। मैं कह सकता हूं कि फॉर स्मॉल वेलोसिटीज fluid will have streamline flow, या फिर बड़ा ऐसे कह सकते हैं will have steady flow, जिसमें जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड पाथ के लॉन्ग जाएंगे, किसी न किसी फिक्स्ड पाथ के लॉन्ग। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे उनके स्ट्रीमलाइन फ्लो की बजाय टर्बुलेंट फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे फ्लूइड स्टेडी फ्लो कर सके, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज अवर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक बात लिखना छोटा लिख सकते हो, द मैक्सिमम वेलोसिटी at which
motion of a fluid is steady is known as क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अगर फ्लूइड की अच्छा क्रिटिकल वेलोसिटी को मैं एक बार के लिए वीसी लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स की स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे कम है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि फ्लूइड का जो मोशन है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन जैसे ही फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई, सॉरी बेटा इक्वलिटी हटा दो, जैसे ही स्पीड बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हुई बेटा, वैसे ही हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन किसी फिक्स्ड पाथ के अलोंग नहीं होगा, बल्कि रैंडम होगा। और इस तरह का जो रैंडम मोशन बेटा दैट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। तो देन वी से दैट कि फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी टर्बुलेंट। ठीक है बच्चों, अब किसी भी फ्लूइड का मोशन टर्बुलेंट होगा या स्टेडी होगा, ये स्पीड के अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ट्यूब का डायमीटर क्या है, और साथ ही साथ इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्लो ऑफ फ्लूइड will be steady or turbulent depends on density of fluid, diameter of pipe, and coefficient of viscosity of liquid। लिक्विड नहीं बेटा, अपन ने पहले फ्लूइड लिख दिया तो फ्लूइड लिख दो, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ऐसे में हम एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं बेटा कि मोशन जो होगा वो कैसा होगा, स्टेडी होगा, टर्बुलेंट होगा, ये पता करने के लिए एक नंबर डिसाइड कर रहे हैं। दैट नंबर इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर को हम एक बार के लिए बेटा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होगी रो वी डी अपॉन नीटा, दैट इज रो वी डी अपॉन नीटा। रो मतलब ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी मतलब डायमीटर, और बेटा वी मतलब वेलोसिटी, नीटा इज ऑफ कोर्स बेटा क्या कहते हैं उसको, अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज नोन एज योर रेनॉल्ड नंबर। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब ऐसे बेटा रेनॉल्ड नंबर की हम चाहें तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे डायमेंशन क्या होगी, डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑफ कोर्स ml-3 मास अपॉन वॉल्यूम, वेलोसिटी इज बेटा ऑफ कोर्स LT-1, डायमीटर इज ऑब्वियसली बेटा क्या आएगा L, नीटा, नीटा की बेटा M L-1 T-1, T-1 T-1 बेटा कैंसिल, M से M भी कैंसिल, L की पावर -3 L की पावर 2 L की पावर -1 ऊपर L की पावर -1 नीचे, बेटा कुल मिलाकर मेरे पास आ गया M की पावर 0 L की पावर 0 एंड T की पावर 0। कोई डायमेंशन आया ही नहीं, और डायमेंशन नहीं आया इसलिए तो बेटा हमने जानबूझ को इसको क्या बोला, नंबर बोला, है ना। इसलिए आप कह सकते हो कि रेनॉल्ड्स नंबर अपने आप में आपके पास एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस। तो पहले तो आप इस बात को याद रखो कि रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है दैट विल बी रो वी डी अपॉन नीटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम हुई किसी भी फ्लो के लिए,
अगर 2000 से कम हुई तो समझ जाना कि फ्लूइड का जो मोशन होगा वो स्टेडी होगा, बड़ा क्या होगा, स्टेडी होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से अगर ज़्यादा हुई तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि मोशन जो होगा वो पक्की बात है कि टर्बुलेंट होगा। और अगर एन की वैल्यू 2000 से लेकर 3000 के बीच में हुई तो मोशन जो होगा वो अनस्टेडी होगा, लेकिन एग्जैक्टली टर्बुलेंट नहीं होगा, बीच का सा होगा, बीच का सा होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एन की वैल्यू 2000 से कम तो स्टेडी मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 3000 से अगर ज्यादा तो आपका टर्बुलेंट मोशन। ठीक है बेटा, इस बात को समझ ही गए होंगे, कोई बहुत इतनी बड़ी टास्क भी ये नहीं थी। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर बड़ा सरफेस टेंशन, अगले लेक्चर में उसको स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा अपना विस्कोसिटी था, विस्कोसिटी के सवाल तो बड़ा शीट वगैरह से निपटा लेना। साथ ही साथ एचसीवी के अंदर एक चैप्टर होगा, एचसीवी के पार्ट 1 में एक चैप्टर होगा सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसके अंदर विस्कोसिटी के सवाल जो हैं बड़ा वो है, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे उसमें, है ना, उसमें आपको ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर ना 3-4 टॉपिक्स एक साथ हैं, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो उसमें से अगर ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, अदरवाइज बड़ा ऑफकोर्स आप अपनी शीट कर सकते हो। अपनी एचसीवी के अंदर चाहे शीट के अंदर जितने भी तरह के सवाल आ सकते हैं मैंने क्लास में ही करा दिए, आपने देख भी लिया होंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर बड़ा अपन लोग सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है।